नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है और कहा है कि इससे पर्यटन को गति मिलेगी, पहाड़ों का रास्ता सहज और जल्दी होगा। वहां की न केवल उत्तराखंड के बासिंदों को, इस रूट से आने वाले हर व्यक्ति को सुलभ और सहज रास्ता मिल पाएगा एक तकनीक से, और समय आपका बचेगा, फ्यूल बचेगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। लेकिन इस पर सियासत भी हुई है और कहना है कि क्या गति मिलेगी। कुछ सवाल भी विपक्ष ने उठाया है। ये कहा है कि जो उत्तराखंड का पलायन है, क्या उसको रोक पाएंगे। खैर चले, लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली से देहरादून का एक जो सफर है वो जल्दी हो सकेगा। इस एक्सप्रेसवे का इंतजार था, प्रधानमंत्री ने इसे एक सौगात के रूप में दिया है। तो चलिए, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी श्रीनिवास पंत हमारे साथ हैं, भाजपा से कमलेश रमन जी हैं, शांति प्रसाद भट्ट साहब यूकेडी से हैं और मंजू त्रिपाठी जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्रीनिवास आपके पास में आना चाहूंगा। एक ये कह सकते हैं कि दिल्ली से देहरादून तक का सफर है, अभी मेरठ होते हुए है, जिस रूट से जाते हैं। यहां से अगर हम बात करें तो उसका नाम एक 3 अक्षर में अलग से नाम भी दिया हुआ है। ये उससे अलग हट करके सफर की भी बात कही है कि 2.5 से पौने 3 घंटे में आप देहरादून पहुंच सकते हैं। तो इसकी आवश्यकता थी और वो जरूरत पूरी होती दिखाई दे रही है इससे। बिल्कुल योगेंद्र जी, देखिए ये उत्तराखंड के लिहाज से बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर देखेंगे, एक तरफ जिम कॉर्बेट पार्क है, दूसरी तरफ राजाजी है। जब भी मोहन से यानी बिहारीगढ़ से देहरादून आना होता है तो पहले डाट काली मंदिर के पास एक टनल हुआ करती थी, वहां पर जाम लग जाता था। उसके बाद 2 टनल बन गई, आने जाने का रास्ता सुगम हो गया, हाईवे बन गया और सुगम हो गया, तेजी से ट्रैफिक दौड़ने लगा। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आई है, और यहां पर हमारे साथ यूकेडी के शांति प्रसाद भट्ट भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर आवाज उठाई थी उस दरमियान भी, कि जो जंगल खत्म हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं विकास के नाम पर, यानी कहीं ना कहीं पेड़ों का दोहन होता है और हजारों की तादाद में पेड़ कटते हैं। ऐसे में जंगली जानवर कैसे जाएं, जब दिन रात ट्रैफिक चलेगा कहां जाए। ये उसी चीज को फुलफिल करता है ये एक्सप्रेसवे। अगर मैं एक सिनेरियो में बात करूं तो वन्य जीवों को जाने के लिए सुगम रास्ता है। उसकी हाइट जो है 6 से 10 मीटर तक ऊंचाई रखी गई है, यानी बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा जानवर सीधे तौर पर जा सकता है। और जो सड़कों ने जंगलों को 2 हिस्सों में बांट दिया था, अब 60 साल 70 साल के बाद एक बार फिर से वो जंगल 2 न होकर के एक हो गए हैं इस कॉरिडोर के बनने से, यानी वन्य जीव अभयारण्य को इससे कोई नुकसान नहीं है। दूसरा सवाल, जैसा आपने कहा कि इसकी अपेक्षा क्या थी या उम्मीदें क्या थी, तो वाकई में देखिए, जब सिंगल लेन हुआ करती रोडवेज की बसों से और दिल्ली में डीटीसी की बसों से हम सफर करते थे, दिल्ली से गुड़गांव जाने में तकरीबन धौलाकुआं से लेकर सराय काले खां और घंटों लग जाते थे गुड़गांव जाने में। आज मिनटों में पहुंचते हैं मेट्रो की वजह से। दिल्ली और देहरादून का जो सफर था, रोडवेज की बसों में बैठ करके जब हम मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, लोनी, मुरादाबाद, ये ऐसे वाले दूरस्थ वाले इलाके पड़ते थे, तो लगता था कि पता नहीं हम देश की राजधानी में जा रहे हैं और शायद सुबह पहुंचेंगे, शाम तक पहुंचेंगे या रात तक पहुंचेंगे। और उसके बाद हमको ले बाई की लाइन नहीं मिलती थी, ट्रकों की लंबी लाइन मिलती थी जिनमें गन्ने लदे होते थे। यानी देश की राजधानी में जाने के लिए इस बात का संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, राजनीतिक दलों की बात नहीं है, बात है विकास की। देश ने तरक्की की है, अलग अलग अवस्था में विकास के कार्य अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर किए हैं चरणबद्ध तरीके से। सवाल यह है कि वो व्यवस्थित कैसे हो, काम बेहतर कैसे हो। आज हम अगर 5 से 6 घंटे का सफर 2.5 से पौने 3 घंटे में तय कर लेंगे, तो उसके मानक क्या होंगे, उसके मायने क्या होंगे। केवल इसको बनाने भर से एतिश्री नहीं हो जाएगी। आप क्राउड मैनेजमेंट का सिस्टम शहर के अंदर अगर डेवलप नहीं करोगे तो इसकी भी खामियां निकलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन पहला मौका अगर इस तरीके से आया है, इसका तो स्वागत होना ही चाहिए। लेकिन इसके अंदर जब शहर के इंटरनल सिस्टम की बात आती है, उसकी वजह से ये बोटलनेक न बन जाए, उसको लेकर भी अभी से प्लानिंग करने की आवश्यकता है। और शायद मैं समझता हूं कि 2.25 लाख करोड़ से भी अधिक कार्य वर्तमान में उत्तराखंड में संचालित है, जो इस बात के लिए काफी कुछ है जो उत्तराखंड वासी, कि उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या देश में किसी की भी सरकार हो, लेकिन जब एक अदद छोटे से राज्य में लाखों हजारों करोड़ की योजनाएं आती है, तो
जरूर ये लगता है कि वाकई में इस प्रदेश को हाथों हाथ लिया गया है और वो दिन दूर नहीं होगा जब हर किसी को लगेगा कि अब बेहतर होना चाहिए। लेकिन इसमें हमें पहाड़ की परिकल्पना को मौजूद करते हुए एक्सप्रेस वे कॉरिडोर को बना दिया है, लेकिन खाका हमारा पहाड़ से पलायन रोकने का होना। जी चलिए, मैं भट्ट साहब आपके पास में आना चाहूंगा। आपकी भी मांग रही है कि यहां से एक इस तरह का एक विकासोन्मुखी बनने के लिए एक हाईवे होना चाहिए, और जो अभी मैं सुन रहा हूं, मैं सामने स्क्रीन पे भी देख रहा हूं, 2.25 लाख के आसपास वृक्षारोपण किया गया, बड़ी संख्या में वन, क्योंकि 20 किलोमीटर का जो एरिया है पूरे इसमें वो वन क्षेत्र आता है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा प्रदेश को, क्योंकि टूरिज्म बहुत बड़ी एक आधारभूत स्ट्रक्चर है आपके यहाँ पे, और उसी से आपकी जीडीपी में बड़ा इजाफा है, रोजगार के अवसर हैं, तो ये चीजें और स्मूथ होंगी सर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है योगेंद्र जी के ये जो सड़क का निर्माण हुआ है, इससे उत्तराखंड दिल्ली की दूरी में कमी आई है। सरकार दावा कर रही है 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचा जा सकता है, दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकता है। धरातल ये स्थिति है कि 4.5 घंटे लगते हैं दिल्ली से देहरादून आने में, और जो 2.5 घंटे का दावा करते हैं, उद्घाटन से पहले 4-5 गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। ये इससे पता चलता है कि सड़क के अलाइनमेंट में और गुणवत्ता में सवाल खड़े हो गए। उद्घाटन से पहले दुर्घटना के शिकार वहां पर आम नागरिक हो गए। अब आ जाइए, सड़कों का जाल बिछ रहा है, मगर देहरादून की बेयरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि देहरादून इतनी गाड़ियों को उत्तराखंड में देख सके। परिणाम आपके सामने है। आशारोड़ी से मसूरी जाने में 8 से 9 घंटे लग रहे हैं। अभी यात्रा शुरू ही नहीं हुई है। अभी पर्यटक आएंगे तीर्थाटन के लिए, तीर्थयात्री आएंगे। ऐसे समय पर देहरादून की क्या दुर्गति होगी ये किसी से छुपा नहीं है। ऋषिकेश और देहरादून शनिवार और इतवार को जाम से जिस तरीके से चरमरा रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ दिलाने के लिए चौड़ी सड़कें तो कर दी, मगर शहरों के अंदर मास्टर प्लान पहले क्यों तैयार नहीं किया गया, इस पर सरकार कुछ बताने को तैयार नहीं है। मसूरी में 10-10, 11-11 घंटे का जाम लगता है। मसूरी में आदमी पहुंच नहीं पाता, होटल की बुकिंग कैंसिल हो जाती है और कड़वे अनुभव लेकर उत्तराखंड से लोग जाते हैं। यह बताने के लिए काफी है कि वर्तमान सरकार अपने प्लान में फेल है। अगर आप स्मार्ट सिटी को देखें तो घोटाले जरूर हुए हैं, मगर स्मार्ट के नाम पर मंत्रियों की जेब स्मार्ट हुई है। बाकी धरातल में ना तो यहाँ पानी का जो है भराव कम हुआ, ना सड़कों का जाम खत्म हुआ, ना सीवरेज की स्थितियां ठीक है। तो ये स्मार्ट सिटी कैसे बन पाई, ये भी एक्सपर्सन बना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आज उद्घाटन किया है, मगर अगर प्रधानमंत्री जी ये भी बोल देते कि उत्तराखंड की जो चरमराई हुई स्थिति है, इससे कैसे निजात उत्तराखंड की जनता को मिलेगी, क्या हम अगले 5 साल तक, और जब तक वैकल्पिक सड़क नहीं बनती तो हम क्या 5 साल तक इसी जाम में फंसे रहेंगे? भाजपा इसका कोई जवाब नहीं दे सकेगी। हाँ, इतना जरूर है कि गुजराती पनपे हैं और इससे उत्तराखंड की जनता को वर्तमान में कोई लाभ होता हुआ दिख नहीं रहा। चलिए, मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास में। मंजू जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। मंजू जी, एक बड़ा कॉरिडोर, एक तरह से जो रोड कॉरिडोर है वो मिला है, और कहा जा रहा है कि 2.5 से 3 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। आप भी दिल्ली आएंगे तो आपको सहज सफर लगेगा, शायद उस जाम से निजात मिले। तो ये इसकी आवश्यकता थी जो समय पर पूरी की है सरकार ने। आप इससे सहमत हैं? ये दावा है सरकार का। देखिए, आज मैं बहुत ही पावन दिन है। आज संविधान के रचयिता, जनक, संविधान के जनक श्री भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तो मैं उनके चरणों में सत्तर नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज प्रदेश के प्रधानमंत्री हमारे राज्य उत्तराखंड में आए। हमारी परंपरा अतिथि देवो भव, हमने उनका अतिथि देवो भव की परंपरा को मानते हुए उनका स्वागत किया। लेकिन अभी भट्ट जी ने जो बात बताई कि ठीक है 2.5 घंटे में आपने कॉरिडोर बना दिया, अपने मित्रों को, चंद मित्रों को, उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट उत्तराखंड में, सिलक्यारा टनल में क्या हुआ वो भी आपने देखा कि किस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपने, पूरे गुजरातियों को फूल तक का ठेका आपने गुजरातियों को दिया, वो तो अमीर होते गए आपके मित्र। लेकिन 2.5 घंटे में
जब हम शहर के बाहर ही 2.5-3 घंटे में नहीं निकल पा रहे हैं तो हम दिल्ली कहाँ पहुंच जाएंगे 2.5 घंटे। अरे वहां तक पहुंचने के लिए हमको अपने शहर में, कल की मैं बात बता रही हूँ, कल की घटना, ठीक है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप रंग पोताई कर रहे, स्वागत, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे किस तरह भीड़ में फंसे हुए थे। कल की स्थिति में 1.5 से 2 घंटे मुझे गढ़ी से जीएमएस रोड आने में लगा। तो शहर के अंदर की स्थिति है तो दिल्ली, वो बोलते हैं ना कि अंदर से हम खोखले हैं, बाहरी आप कितना लिपा पोती कर देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, देश के प्रधानमंत्री देहरादून आए जरूर, 28वें बार आए, भाजपाइयों ने बड़े ढोल नगाड़े के सारा 28वें बार आ रहे हैं, 28वें बार आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप 128 बार भी आए तो इस राज्य को अगर फायदा नहीं हो रहा है, स्थिति जस की तस बनी हुई है, महंगाई पर आपके मुंह बंद थे, बेरोजगारी पर आप कुछ नहीं बोले, महिला उत्पीड़न जो हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पर है महिला अपराध में, उस पर आपका मुंह बंद था। खाली बड़ी बड़ी बातें करने से वही फिर हर बार की तरह प्रधानमंत्री जी वर्तमान की बात करते नहीं है, या तो भूतकाल की बात करते हैं या भविष्य की करते हैं, कि बार बार आप इनको ले आइए, आपको लोक लुभावने जो है लॉलीपॉप देके ये चले जाते हैं कि चुनाव आने वाला है, फिर आप इनको 5 साल के लिए ले आइए और ये अडानी अंबानी को अमीर से और अमीर करते जाए और देश की 80% जनता 5 किलो राशन में सिमट के रह जाए। ये इनका जो है उद्देश्य है। मंजू जी, मैं जवाब दिलवाता हूँ कमलेश जी से, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं कमलेश जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, भाजपा की प्रवक्ता, वो बताएंगी। कमलेश जी, अभी आपने सुना, भट्ट साहब का कहना है कि और क्राउडेड होगा क्योंकि अभी जो स्थिति है वहां का डेवलपमेंट और होना चाहिए ताकि सड़क की सहूलियत हो सके। इनका अलाइनमेंट को लेकर के इन्होंने कहा कि शुरू होने से पहले वहां एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं टेक्निकल खामी है, ये इनका कहना है। दूसरा, और क्राउडेड की इन्होंने आशंका जाहिर की है। दूसरी तरफ मंजू जी हैं आपके साथी हैं, उनका कहना है कि अपराध तो इतना बढ़ रहा है और पहले वो रोका जाना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब की अभी हत्या हो गई, रोड पे चलना मुश्किल हो गया है। चलिए अभी मंजू जी आ रहा हूँ वापस आपके पास में, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, सेकंड राउंड मिलूंगा, मैं सेकंड राउंड में आ रहा हूँ। एक बार कमलेश जी को जवाब दे देने दीजिए, कमलेश जी को जवाब दे दें, मैं वापस आ रहा हूँ। बेसब्रापन है कांग्रेस में बहुत ज्यादा। देखिए, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं हम, और इसीलिए बार बार जनता मोदी जी को चुनती है। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं हम, इसीलिए जो है जनता मोदी जी को चुनती है। तो योगेंद्र जी, एक बात मुझे बताइए, विपक्ष को कैसे पसंद आएगा विकास? विपक्ष को कभी पसंद नहीं आएगा, चाहे यूकेडी के भाई हो हमारे और चाहे कांग्रेस की बहन हो, क्योंकि वो तो अपने उसे माइक्रोसॉफ्ट से देख रहे हैं ना। उनको तो अपने फायदे की चीज अच्छी लगेगी, जनता के फायदे की चीजें कहाँ अच्छी लगेगी? जनता को पसंद आ रहा है संकल्प से सिद्धि तक का सफर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और जनता के उन सपनों को पूरा कर रही है जो जनता ने देखे थे, चाहे विकसित उत्तराखंड की बात हो और चाहे विकसित भारत की बात हो, तो हम उस तरफ हैं। आज जो हमारा एक्सप्रेसवे बना है, आज जो हमारा नेशनल हाईवे बना है, आज जो कॉरिडोर बना है, अभी बताया है ना हमारे पंत जी ने, हर चीज को नजर में रखते हुए करा गया है। चाहे हमारे जीव जंतु जानवरों की बात हो, उनकी सुरक्षा के लिए भी बनाया गया है, लोगों के लिए गाड़ी किस तरीके से चलेगी उनके लिए भी किया गया है। इस पर देखिए सब चलेंगे, पूरी दुनिया के आने वाले लोग जो हमारे श्रद्धालु होंगे वो भी चलेंगे, जो पर्यटक होंगे पर्यटन के माध्यम से यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर आते हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पहाड़, यहाँ का कल्चर, उन सब चीजों को देखने के लिए। देखिए, जब लोग हमारे प्रदेश के अंदर आएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी आर्थिकी बहुत अच्छे से मजबूत भी होगी। अब रही बात कि हमारे भाई ने एक आशंका जताई कि जब लोग आएंगे तो यहाँ का जो क्राउड है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, जब भी हम कोई योजना को तैयार करते हैं तो हर चीज को देखते हुए तैयार करते हैं कि जब क्राउड आएगा तो उससे हम कैसे निपटेंगे। इन्होंने कहा कि जी भाई मसूरी में जाने में 10-11 घंटे लगते हैं, मैंने तो मेरा पूरा जीवन बीत गया, मुझे तो कभी नहीं लगा कि मसूरी में मुझे कभी 10 से 11 घंटे लगे हो। हाँ, 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि भीड़ होती है और एक ही रोड है, डबल लेन की रोड नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब हमारे प्रदेश के अंदर यात्रा चलती है, लोग आते हैं, भीड़ होती है, तो थोड़ी बहुत परेशानी हमारे स्थानीय लोगों को होती है, इस बात को भी हम मानते हैं। लेकिन हमारा जो प्रशासन है बखूबी उसको करने का काम करता है, देखने का काम करता है, और किसी को परेशानी ना हो इस ओर वो काम करता है। अब रही बात की भाई हमारा जो विपक्षी दल है वो उसको तो किसी बात से संतुष्टि नहीं हो सकती। देश के प्रधानमंत्री जी 28 बार आए, 50 बार आए, उनको कभी संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि वो संतुष्ट होना भी नहीं चाहते और वो देखना भी नहीं चाहते योगेंद्र जी यहाँ के काम, यहाँ की खेल नीति वो देखना नहीं चाहते,
यहाँ की महिलाओं को जो स्वावलंबी बना रहे हैं उसको वो देखना नहीं चाहते, नारी बंधन बिल आया है उसको वो देखना नहीं चाहते, क्योंकि खुद तो कुछ करना नहीं कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस खुद करती तो आज मुझे लगता है कि देश की दशा और दिशा दोनों बदली होती। और अंकिता बहन की बात अब जैसे इन्होंने बोली है ना, ये कर रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री जी मंचों से क्या ये जो बातें इनको बोलेंगे, या वो जो काम करने यहाँ पर आए उसको कहेंगे? भाई उम्मीद क्या करती है कांग्रेस? क्या कांग्रेस का विरोध? मंजू जी आ रहा हूँ योगेंद्र जी मुझे बताइए, पंत जी भी बताएंगे, क्या जो कांग्रेस का आज विरोध था वो विकास के खिलाफ नहीं था? विकास के खिलाफ आप विरोध करेंगे, सड़कों पर दौड़ेंगे, आप जो है विरोध करने का काम करेंगे, मोदी जी को गरियाने का काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश की जनता आपको देख रही है और देश की जनता भी देख रही है कि कांग्रेस कैसे विकास विरोधी हो चुकी है, कैसे विकास विरोधी होकर के ये जो है गलत तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई पहले हमारा ये इतना अच्छा काम हुआ है, इसका कम से कम स्वागत करना चाहिए था कांग्रेस को। हाँ, अगर इसमें कोई कमी नजर आती उसके बाद ये सवाल दागते तो लगता है कि भाई कोई कांग्रेस जो है हितैषी है प्रदेश में। कांग्रेस ना तो प्रदेश की हितैषी है ना ही देश की हितैषी है, हमेशा नुकसान करने का काम कांग्रेस ने किया है। कॉरिडोर बना इससे भी तकलीफ है, कोई कानून बन जाए उससे भी तकलीफ है, महिलाओं के लिए कानून आ जाए उससे भी तकलीफ है, महिलाएं स्वावलंबी बने उससे भी तकलीफ है, पलायन को रोकने के लिए हम कोई नीति बनाए उससे भी तकलीफ है, यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ की योजनाएं चल रही उससे भी तकलीफ है, यहाँ पर युवाओं को नौकरियां मिल रही है उससे भी परेशानी है कांग्रेस को। तो योगेंद्र जी अब आप कांग्रेस से ये पूछ लीजिए कि आप संतुष्ट कब होंगे? जी मैं जवाब दिलवाता कब होंगे? जी मैं जवाब दिलवाता हूँ। मंजू जी विकास से संतुष्ट नहीं दिख रहे आप, ये बीजेपी का आरोप है। अरे इनकी तरह बिल कहां से संतुष्ट, इनका विकास विनाश में परिवर्तित हो चुका है। अग्निवीर जैसी योजना लेके आए, शर्म नहीं आती इन लोगों को डिबेट में बैठ के इस तरह की बातें करते हैं। 4 साल में कमलेश जी आ रहा हूँ 4 साल में सैनिकों को उठा के बाहर। अगर खुश नहीं होते तो युवा नहीं जाता, युवा उसमें भर्ती नहीं होता, ये कांग्रेस को समझना चाहिए, लेकिन कांग्रेस समझेगी नहीं, कांग्रेस को भी समझना भी नहीं। कमलेश जी आ रहा हूँ, कमलेश जी मैं आप ही के पास आऊंगा। जी मंजू जी प्लीज कंटिन्यू करें। 826 स्कूल बंद हो चुके हैं, ये इनका विकास है। ये 55 नई से बाहर निकलो भाई। आ रहा हूँ कमलेश जी मैं लौटूंगा फिर आवाज नहीं आएगी। कांग्रेस के राज में जगह जगह कॉपी किताब स्टेशनरी की दुकानें खुलती थी, स्कूल बंद नहीं होते थे, नए स्कूल खोले जाते थे। इनका अगर ये विकास है तो हमेशा कांग्रेस को आपत्ति रहेगी कि अगर 4 साल में सैनिकों को बाहर कर, जब ये सैनिकों के नहीं हुए जिनके भरोसे हम और आप चैन की नींद सोते हैं। यही तो देखिए बुद्धिहीनता की कमी है ना, यही तो ज्ञान की कमी है योगेंद्र जी। कांग्रेस के अंदर इनको पता ही नहीं है, ये पढ़ते ही नहीं है, देखते नहीं है, कहते हैं कि हम लोग बड़े ज्ञानी हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है और ज्ञान भी नहीं रखते अग्निवीर के प्रति। प्रभारी क्यों खराब लिख रही थी? हमारी प्रभारी जी पढ़ी लिखी एक महिला है, पूरे राज्य में घूम घूम के उन्होंने सफर किया और जो भी कुछ था पार्टी के पटल पे रखा। उनको कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि उनके हमारे यहाँ दाल में कुछ डाला। आज इनके प्रभारी पूरे मंचों से, सारे मंचों पर तो इनकी प्रभारी बार बार नसीहत देती रही अपने नेताओं को। योगेंद्र जी क्या बात कर रही है, ये झूठ का गोविंदा। प्रभारी जी ने हर नेता को नसीहत देने का काम किया। तांत्रिक होते हैं कांग्रेस के अंदर, तांत्रिक देख रहे हैं संख्या से नवाजने का। कमलेश जी एक बार मंजू जी को अपनी पूरी बात कर लेनी चाहिए, मैं लौटूंगा आप ही से जवाब लेना है। बात करेंगी मंजू जी, अगर बेतुके की बात करेंगी योगेंद्र जी तो मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा बीच में। मैं आप ही के पास बेतुके के सवाल पूछने के लिए थोड़ी बैठी हूँ मैं, इनका जवाब दूंगी मैं फालतू के। ये कोई सवाल अच्छा सा करे तो मैं जवाब भी दूं, ये मुझसे पूछे एक बार बात तो सुनिए उनकी पूरी, आप बात तो सुनिए। कितने होम इससे बने तो मैं जवाब दूं, लेकिन ये इससे बात ही नहीं करेंगी। ये बात करेंगी दक्षिण अफ्रीका। चलिए जवाब आप देना, एक बार उनकी पूरी बात तो होने दीजिए। जी मंजू जी अब 30 सेकंड में अपनी बात कर लीजिए, क्योंकि समय कम है 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। जो राज्य की समस्याएं हैं उसको विपक्ष का काम है उठाना। अगर शहर के अंदर जो समस्याएं, अगर 12,000 करोड़ का कॉरिडोर बन सकता है तो 15,000 करोड़ का जो स्मार्ट सिटी के नाम पे सेंक्शन था, वो स्मार्ट सिटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये समय इस बार बारिश मैं आपका सवाल आ गया, मैं भट्ट साहब आपके पास में आना चाहूंगा। भट्ट साहब योजना जब इस कॉरिडोर की बनी है, सड़क की बनी है, तो कमलेश जी का कहना है
उसके भविष्य की योजनाएं पहले से तैयार की गई हैं। तो आपकी जो चिंता है वो जायज है, लेकिन उसका उत्तर इन्होंने इस तरह से दिया है। देखिए योगेंद्र जी, विपक्ष का काम होता है सरकार को कमियां दिखाना। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर ये जो 12,000 करोड़ की योजना जिसका आज उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन से ठीक पहले अगर ढाई ढाई घंटे में देहरादून आने का जो सपना ये जनता को दिखा रहे थे, तो ये इतना बड़ा एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्या हम सवाल ना खड़े करें? और अगर मोदी जी का इतना विजय हुआ है तो आप ये बताइए, देहरादून में एक बार इनको बात पूरी करने दीजिए। कानून व्यवस्था तो हरिद्वार से दुरुस्त आप है। के ला रहे मंजू जी, हो, एक बार बात सरकारी गाड़ियों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, महिलाओं को सड़क के किनारे फूल डालने के लिए खड़े कर रहे हो, शोरूम के कर्मचारियों को, उनकी पत्नियों को तुमने सड़क के किनारे जबरन खड़ा करा है। यदि जबरन प्रायोजित कार्यक्रम करवाओगे तो क्या ये खुशी जनता को दिख रही है? तो क्या ये ना समझा जाए कि प्रधानमंत्री जी के आने का मतलब था कि जो 8 लोग मरे हैं उस दुर्घटना में, प्रधानमंत्री जी उसमें खुश हुए कि जिसका उद्घाटन करने आए हैं वो दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र हो गया। वो क्या उत्तराखंड में सड़कों में जाम लग रहा है, हम सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? ये कौन सा विकास है कि आम जिनको विकास से जोड़ना है त्रस्त हैं, उनके व्यापार बंद हो रहे हैं। देहरादून के अंदर होटल समय कम है, एक बार मैं जवाब दिलवा देता हूँ जी। मैं 1 मिनट में आप जवाब दे दीजिए अपना। जी, अगर जनता त्रस्त है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जनता यूकेडी के साथ और कांग्रेस के साथ जुड़ क्यों नहीं रही? भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों जुड़ रही है? तुम्हारा उनके नशा भी साथ उतर क्यों जाएगा, खड़ी है? चिंता न करो। कोई मैडम ये नशा उतर जाएगा आपका। किनारे कर दिया, ये किनारे जो कर जाने दिया। कुमार के दम पर जो घमंड आपका है ये भी भाई उतरेगा। देखिए, ये दोनों जो है विपक्षी दल पर जो घमंड अपने आपका है आप ये को ये उतरेगा। कहते हैं कि ये और ये जनता के जबरन हित नहीं में जवाब है। लेने अगर दीजिए, ये कमलेश जनता जी को के जवाब हित देने में दीजिए। थे, तो क्या ये आज लोकतंत्र नहीं विरोध है। जायज था? आप मुझे बताइए, अगर ये जनता के हितैषी थे बिल्कुल तो क्या जायज विरोध आज था। इसका विरोध जायज था? ये देहरादून की विरोध करते, सड़कें कोई मना गाड़ियां नहीं कर रहा झेलने है लायक इसको विरोध स्थिति करने में के नहीं लिए, है। लेकिन ये जनता के हितैषी देहरादून की नहीं है। सड़कें ये गाड़ियां जनता झेलने का की हित स्थिति में करते नहीं हैं, है। जनता के विरोधी आपने है, जनता जांच का की व्यवस्था नुकसान करते कुछ नहीं हैं। करी। योगेंद्र जी जनता को फिर गुमराह भारत करते के हैं, कांग्रेस में जनता के जैसे ही बीच में कांग्रेस नेरेटिव आएगी सेट करते और हैं। वो झोला यही लेकर काम रह कमलेश गया जी इनका। कांग्रेस में घुसने का चलिए समय कम है, पंत साहब आपके पास में आना चाहूंगा। चलिए, हमारे सहयोगी हैं अरे श्रीनिवास, भाई आपके तुम पास खुद में हो आना जाओ, चाहूंगा। कांग्रेस में हमें जरूरत नहीं है। मंजू जी आप रखो अपनी जी कांग्रेस जी, की सर पे टोकरी। श्रीनिवास आपके पास में आना चाहूंगा। ये तो देखिए, कोई भी बात होती है तो सियासत तो होती रहेगी, अपने नेताओं को लेकिन संभालो भाई, भाजपा में अपने चले जाओ, नेताओं को मैं संभालो। कमलेश जी का कहना है कि विपक्ष जैसे लोगों को ऐसी चीजों को बताए जिस पे गौर किया जाए, करना इन फालतू की हमें बातों पे जरूरत क्यों नहीं गौर पड़ किया रही है जाए। भाई। आप अपनी कांग्रेस को रखो, हम कौन सा योगेंद्र जी मना कर रहे देखिए, हैं जिस आपको? तरीके आप से संभालो अपने किसी भी उम्मीदवारों को। कार्यक्रम जी। का जब हम राजनीतिक स्तर पर देखते हैं तो उसके दो पैमाने हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अगर मैं विपक्ष की भूमिका की बात करूं तो विपक्ष विरोध करेगा, क्योंकि राजनीतिक वर्ष है और राजनीतिक वर्ष में जब विपक्ष जाएगा तो उसको भी अपनी बात कहनी होगी और अपना एक एजेंडा देना होगा कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस तरीके का प्लान लेकर आएंगे, इस प्रकार का प्लान हम बनाएंगे जिससे वन्य एवं पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, विकास की इबारत होगी। ये भी विपक्ष बताएगा, क्योंकि दो पहलू सीधे तौर पर है कि अगर कोई काम हुआ है तो हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा। सवाल ये नहीं है कि वो काम किसने किया। अगर वो सवाल जैसे कि सवाल उठते हैं कि ये काम का टेंडर किसको मिला, योगेंद्र जी चर्चा परिचर्चा का राजनीतिक स्तर पर इस बात का आरोप और प्रत्यारोप किया जा सकता है, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं इसकी विवेचना करूं तो विकास का काम चाहे कोई भी आप काम कीजिए, कोई ना कोई एजेंसी तो करेगी, चाहे वो इंडिविजुअल एजेंसी करेगी, चाहे वो क्षेत्रीय करेगी, चाहे वो देश की करेगी। शांति प्रसाद भट्ट को दे देते हैं, शांति प्रसाद भट्ट को दे देते हैं। वो एजेंसी कोई ना कोई काम करेगी। अब जब वो एजेंसी काम करेगी, सवाल स्थानीय नागरिक होने के नाते हमारे मन में ये उठना चाहिए कि ये विकास का काम 2.25 लाख करोड़ का उत्तराखंड में हो रहा है, इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ क्या उत्तराखंड वासियों को मिल रहा है? या उत्तराखंड में जो लोग हैं, जो होटल है, होम स्टे है, रेस्टोरेंट है, टैक्सी है, मैक्सी कैब है, क्या इनको इसका लाभ है? जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो बिल्डर्स हैं, उनको लाभ है या नहीं है? अगर लाभ है तो वो योजना कारगर है, और अगर लाभ नहीं है तो जाहिर सी बात है उस योजना पर सवाल खड़े होते हैं। दूसरा पहलू योगेंद्र जी इसका ये भी आता है कि जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास अचानक से एक दिन में पूरी विकास की इमारत नहीं डेवलप हो जाती। इसी देहरादून में एक दौर 2000 का ये भी था कि जब देहरादून में आप अस्थायी राजधानी बना रहे थे तब आपको लग रहा था कि हम कहां पर विधानसभा बनाए, कहां पर सचिवालय बनाए,
यानी विकास भवन को आप इनको ने जद्दोजहद कर रहे थे, यानी आबादी बहुत सीमित थी, गन्ने के खेत खलिहान लहलहाते, लीची के बाद बासमती के चावल हुआ करते थे, आबादी ज्यादा नहीं थी। एक दौर योगेंद्र जी ये भी आया कि जब इसको महानगर पालिका में कन्वर्ट किया जाना था तो आबादी कम निकल गई, इस वजह से रिजेक्ट हो गया। आप सोचिए, लेकिन आज ओवर क्राउडेड है। ये ओवर क्राउडेड कहां से आया? ये देहरादून की खूबसूरती ही होगी ना कि बाहर दूसरे राज्यों से भी व्यक्ति यहाँ आना चाहता है और पहाड़ से भी यहाँ आना चाहता है। यानी यहाँ का एनवायरमेंट, यहाँ का वातावरण, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के लोग सब कुछ अच्छे होंगे तभी तो लोग स्वीकार करें एक दूसरे को। अब सवाल है सरकारों का या विपक्ष का, ऐसा नहीं है। पंडित जवाहरलाल तिवारी जी मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के और अटल बिहारी वाजपेयी ने औद्योगिक पैकेज दिया उत्तराखंड को। तो यानी यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे तो दोनों को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि विकास की बात थी, उनके अच्छे रिश्ते थे, अच्छे संबंध थे, तो पक्ष और विपक्ष से हट करके दंगित राजनीति से ऊपर उठ करके विकास की बात थी। तो मैं समझता हूँ विकास की बात का स्वागत होना चाहिए। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। खैर, रोड की सौगात मिली है। विपक्ष का काम है कि वो अपनी जो चीजें हैं वो रख सके, सरकार के सामने अपनी बात का विरोध भी कर सकता है, कोई नई बात नहीं है। समझना नहीं समझना वो एक अलग बात है, लेकिन विपक्ष का काम है कि वो बता सकता है और सत्ता पक्ष है कि उस पर गौर करे। अगर लगता है कि हाँ सुझाव है तो उसे देखना चाहिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर पे इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।